हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ बायोलॉजी की दुनिया में। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल क्या होता है फूड के डाइजेशन में। तो डाइजेशन में, ठीक है, तो आपको बताया था कि ह्यूमन बींग्स में एलिमेंट्री कैनाल होता है जो माउथ से एनस तक एक्सटेंडेड हो गया है। और एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। माउथ, ठीक है, उसके बाद बकल कैविटी। बकल कैविटी में आपको टंग, टीथ के बारे में पढ़ाए थे। ठीक है, सलेवरी ग्लैंड्स के बारे में हम लोग ने जाना। अब उसके बाद आज हम लोग जानेंगे कि बकल कैविटी से जो फूड होता है वह, ठीक है, क्या पहुंचता है, फैरिंग्स में पहुंचता है। तो फैरिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है फॉर क्या, एयर एंड फूड के लिए। फैरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। तो यहाँ पे देखते हैं कि फैरिंग्स होता क्या है। तो बकल कैविटी किसमें ओपन होती है, ये माउथ ओपन हो रहा है बकल कैविटी में, और बकल कैविटी ओपन हो रही है फैरिंग्स में। माउथ ओपन इनटू बकल कैविटी एंड बकल कैविटी ओपन इनटू फैरिंग्स। तो फैरिंग्स एक फनल शेप्ड होता है। फनल समझते हैं ना, कीप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आप बात करते हैं जैसे जंक्शन, आप देखे होंगे कि ये कीप लाइक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। एक तरफ से क्या हो रहा है, एक तरफ से फूड आ रहा है और दूसरी तरफ से आपका क्या आ रहा है, एयर आ रहा है। ठीक है, तो जब फूड की एंट्री होती है तो उस समय एयर का ब्लॉकेज हो जाता है, और जब एयर पास होता है उस समय फूड का जो है यहाँ पे क्लोजिंग हो जाता है। ठीक है, बंद हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये फनल शेप स्ट्रक्चर होता है फैरिंग्स, जहाँ पे क्या होता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दोनों मीट करते हैं। ठीक है, एक तरफ से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आ रहा है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फूड की एंट्री होती है और रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू ऑक्सीजन की एंट्री होती है। ठीक है, ये दोनों जिस कॉमन पैसेज मिलते हैं वो फैरिंग्स आपका जो फनल से स्ट्रक्चर है वो कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जो मीट हो रहा है फैरिंग्स के बाद, ये फैरिंग्स मीट होने के बाद ये आगे कंटिन्यू करके आपका कौन सा स्ट्रक्चर बना लेता है, आपका ये जो है जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको हम कहते हैं ओएसोफेगस। क्या कहते हैं उसको, ओएसोफेगस। क्लियर। ठीक है, जो एयर पैसेज जो कंटिन्यू करके जो स्ट्रक्चर बना रहा है उसको आप क्या कहते हैं, लैरिंग्स। क्या कहते हैं उसको, लैरिंग्स। क्लियर। एक बार और ध्यान समझिएगा, माउथ ओपन हो रहा है बकल कैविटी में और बकल कैविटी ओपन हो रहा है फैरिंग्स में। फैरिंग्स एक कॉमन पैसेज है, एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये दोनों मीट होते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पे मिलने के बाद रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट कंटिन्यू करके लैरिंग्स बनाता है, लैरिंग्स से ट्रेकिया, फिर ये लंग्स के पार्ट्स में चला जाता है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट था, ठीक है, वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंटिन्यू करके ओएसोफेगस बना रहा है। ये ओएसोफेगस जो होता है वो क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट्स होता है, उसको अभी हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो क्या बना रहा है, हाँ क्या बना रहा है आपका, ये ओएसोफेगस बना रहा है। और जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है जिसके थ्रू रिस्पायरेशन हम करते हैं वो आपका बना रहा है लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रेकिया। ठीक है, ये अब बात करते हैं कि जो मैस्टिकेटेड फूड होता है, मैस्टिकेटेड फूड, आपने फूड इनटेक किया, द प्रोसेस बाय विच फूड इनटेक इनसाइड आवर माउथ या बकल कैविटी इज नोन एज इंजेशन। क्या कहते हैं इसको, इंजेशन कहते हैं। तो इंजेशन के बाद आप माउथ में क्या करते हैं, बकल कैविटी में फूड को जो है काटते हैं, टीथ की टंग की सहायता से सलेवरी ग्लैंड मिक्सिंग होता है, तो फूड क्या हो जाता है, मैस्टिकेटेड फूड उसको कहते हैं। अब ये मैस्टिकेटेड फूड जो होता है, ठीक है, मैस्टिकेटेड फूड कहाँ चला जाता है, मैस्टिकेटेड फूड फैरिंग्स से अब चला जाता है ओएसोफेगस में। ठीक है, मैस्टिकेटेड फूड का मैस्टिकेशन कहाँ होता है, बकल कैविटी में होता है। ये मैस्टिकेटेड फूड अब बकल कैविटी से फैरिंग्स और फैरिंग्स से कहाँ चला गया, ओएसोफेगस में चला गया। तो फैरिंग से मैस्टिकेटेड फूड का ओएसोफेगस में जाना क्या कहलाता है, स्वालोविंग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वालोविंग। स्वालोविंग इज आल्सो नोन एज डिग्लूटिशन। क्या कहते हैं, डिग्लूटिशन। स्वालोविंग को हिंदी में हम निगलना कहते हैं। क्या कहते हैं, निगलना। ठीक है, भोजन को निगलना जाए तो वही चीज, यानी अब एक बार और ध्यान समझिएगा, द प्रोसेस बाय विच मैस्टिकेटेड फूड गोज फ्रॉम कहाँ का
फायरिंग्स टू ओएसोफेगस इज नोन एज swallowing व डिग्लूटिशन। ठीक है, जब फायरिंग से मैस्टिकेटेड फूड ओएसोफेगस में चला जाता है तो इस प्रोसेस को स्वालोइंग या डिग्लूटिशन हम कहते हैं। ठीक है, तो अब ये फायरिंग से कहाँ फूड आ गया, ओएसोफेगस में आ गया। फायरिंग्स में भी कोई फूड का डाइजेशन नहीं होता। ठीक है, ओएसोफेगस में भी फूड का किसी प्रकार का कोई डाइजेशन यानी कि पाचन नहीं होता है। ठीक है, तो ओएसोफेगस है क्या, ओएसोफेगस एक फूड पाइप इसको हम कहते हैं। ओएसोफेगस इज आल्सो नोन एज फूड पाइप, फूड पाइप के नाम से जाना जाता है। इसका स्ट्रक्चर स्पाइरली होता है। ठीक है, स्पाइरली जिगजैग स्ट्रक्चर होता है। ये मस्कुलर होता है, मसल्स बना हुआ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओएसोफेगस इज अ मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर इस ओएसोफेगस की लंबाई होती है। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड होता है, ओएसोफेगस इज एक्सटेंडेड फ्रॉम फायरिंग्स टू स्टमक। क्लियर, इस जो है ओएसोफेगस कहाँ से कहाँ तक होता है, ओएसोफेगस जब फायरिंग से निकलता है, फायरिंग से स्टमक तक की जो ट्यूब होती है मस्कुलर ट्यूब, उस मस्कुलर ट्यूब को ही हम ओएसोफेगस कहते हैं। इस ओएसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का वर्क समझते हैं आप लोग, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का वर्क होता है फूड के डाइजेशन में हेल्प करना। ठीक है, लेकिन ओएसोफेगस में देयर आर नो एनी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, जो फूड के डाइजेशन में हेल्प कर सकें। यहाँ पे लेकिन एक चीज बता दें कि जो ओएसोफेगस होता है उसके वॉल से क्या होता है, म्यूकस सिक्रीट होता है, और ये म्यूकस क्या करता है, फूड के लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। क्या करता है, फूड के लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। एक बार और ध्यान समझिए, ओएसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होता है फूड के डाइजेशन के लिए, लेकिन ओएसोफेगस की जो वाल होती है उसके वाल से म्यूकस सिक्रीट होता है, और ये म्यूकस फूड के लुब्रिकेशन में हेल्प करता है ताकि फूड इजी वे में फायरिंग से होते हुए ओएसोफेगस और ओएसोफेगस से होते हुए कहाँ चला जाए, स्टमक में आपका फूड चला है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ओएसोफेगस में एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी का नाम है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, ओएसोफेगस शो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज ए वेव लाइक कंट्रैक्शन। ठीक है, ओएसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, इसको हिंदी में क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है ये एक वेव लाइक कंट्रैक्शन होता है। जैसे वेव जैसे तरंगियों का मूवमेंट होता है, ठीक वैसे ही इसका भी मूवमेंट होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का। ठीक है, इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण जो क्या होते हैं, इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण ये जो आपका ये जो ओएसोफेगस है ये फूड क्या होता है, इजी वे में अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव करने लगते हैं, और ये मूव करते करते आपके फूड कहाँ आ गए, देख रहे हैं ये ओएसोफेगस है, इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, और ये फूड का अपवर्ड से क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, और ये फूड आपका कहाँ चला गया, स्टमक के अंदर आ गया। ये फूड जो मैस्टिकेटेड फूड है ये आपका फूड कहाँ चला गया, हाँ, स्टमक के अंदर आ गया। तो ओएसोफेगस अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तो आप बताएंगे कि ओएसोफेगस में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है वह पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण क्या होता है, फूड ओएसोफेगस से इजी वे में कहाँ चला जाता है, स्टमक में आ जाता है। ठीक है, तो इसी कारण ये पेरिस्टाल्टिक। एक चीज और बताया कि जहाँ पे ओएसोफेगस स्टमक में एंट्री करता है वहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर क्या होता है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग को कंट्रोल करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर होता है वो क्या करता है, ओएसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है वह स्टमक से फूड को बैकवर्ड फ्लो को रोकने का कार्य करता है। ये स्फिंक्टर ये क्या करता है, फूड को ओएसोफेगस से स्टमक में आने देता है, लेकिन स्टमक से फूड को ओएसोफेगस में जाने नहीं देता है। लेकिन वोमिटिंग के दौरान जब हम लोग वोमिटिंग करते हैं तो वोमिटिंग के दौरान ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो अपवर्ड टू डाउनवर्ड हो रही थी ये डाउनवर्ड टू अपवर्ड हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो वहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रिवर्स हो जाने के कारण यहाँ पे जो स्टमक का जो मटेरियल होता है
वह ओएसोफेगस से होते हुए आउटसाइड द बॉडी आ जाता है। बकल कैविटी से हमारे माउथ से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो वोमिटिंग कब होती है? जब हमारे ओएसोफेगस में कौन सा मूवमेंट होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। अब उस समय ये पोस्टीरियर स्फिंक्टर भी सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता है और ये आपका स्टमक से फूड जो होता है ओएसोफेगस से फायरिंग से बकल कैविटी से और माउथ से आपका बाहर आ जाता है। क्लियर हुआ? तो ये अब आपका ठीक है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ओएसोफेजल में किसी प्रकार का फूड का कोई डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, अब ओएसोफेगस से फूड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू फूड कहाँ आ गया? स्टमक में आ गया। तो अब बात करते हैं कि व्हाट इज स्टमक। ठीक है, स्टमक की बात करते हैं। तो स्टमक एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। देख रहे हैं, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे थैला होता है जिसमें फूड को किसी चीज़ को आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से ये हमारा स्टमक भी होता है जो फूड को स्टोर करने का कार्य करता है। ठीक है, और उसमें फूड का डाइजेशन भी होता है। तो स्टमक एक मस्कुलर बैग लाइक मसल से बना हुआ स्ट्रक्चर है, कोई बोन्स इसमें नहीं होता है और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कुछ स्टोर किया जा सके। और ये जे शेप्ड होता है। देख रहे हैं, जे के शेप्ड का आकार होता है। अंग्रेजी के जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो है जे शेप्ड स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, अब ये डायफ्रागम से जो है नीचे पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि स्टमक में 3 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 3 रीजन्स ऑफ स्टमक। ठीक है, कौन कौन से रीजन्स हैं? कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक। स्टमक में कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। कार्डियक ये वाला पोर्शन कार्डियक, इसको फंडिक और ये वाला जो पोर्शन होता है पाइलोरिक पोर्शन होता है। ठीक है, देयर आर 3 मेन पार्ट्स या 3 मेन रीजन्स ऑफ स्टमक। इसको आप कौन सा रीजन कहेंगे? कौन सा? कार्डियक हो गया, ये फंडिक हो गया और ये वाला आपका कौन सा हो गया? पाइलोरिक रीजन हो गया स्टमक का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि स्टमक में जो बोलस होता है, बोलस समझ रहे हैं ना, यानी जो फूड क्या हो रहा है? मैस्टिकेटेड फूड ओएसोफेगस से होते हुए स्टमक में आ गया। अब स्टमक में जो क्या हो गया? अब मिक्सिंग हो गया, तो स्टमक में जो फूड आ गया उसको हम बोलस कहते हैं। ये बोलस जो होता है स्टमक में किस में कन्वर्ट हो जाता है? काइम में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? एक चीज ध्यान दीजिएगा, बोलस का फॉर्मेशन कहाँ हो जाता है? आपके माउथ में, बकल कैविटी में ही हो जाता है। ठीक है, वह बोलस ओएसोफेगस से होते हुए कहाँ गया? स्टमक में आ गया। क्लियर? अब ये बोलस जो स्लिपरी होता है, थोड़ा सॉलिड होता है, तो ये जो स्टमक में बोलस आ गया, ये बोलस किसमें कन्वर्ट हो जाता है? काइम, CHY काइम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो स्टमक में बोलस आपका किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? काइम में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, काइम में और बोलस में क्या डिफरेंस है? तो आप बताएंगे कि जो बोलस होता है उसके साथ जब गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो जाता है तो उसको हम काइम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट बात की जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड दिस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सीक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है, स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट किया जाता है। और ये गैस्ट्रिक जूस में डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसको एक बार और हम समराइज करते हैं आपको। ठीक है, तो आपको बताएं कि स्टमक में क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या होते हैं? गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीज़ें होती हैं इसको आपको जानना है। HCl होता है, म्यूकस होता है, ठीक है, और एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ स्टमक सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस एंड गैस्ट्रिक जूस कंटेन HCl, म्यूकस एंड एंजाइम। ठीक है, क्या क्या चीज़ें कंटेन करता है गैस्ट्रिक जूस? HCl होता है, म्यूकस होता है और एंजाइम होता है। HCl का मेन फंक्शन क्या होता है? HCl का मेन फंक्शन होता है कि मीडियम को एसिडिक बनाता है। ठीक है, मीडियम को क्या करता है? एसिडिक बनाता है ताकि फूड का डाइजेशन इजीली में हो सके। HCl का मेन काम होता है मीडियम को एसिडिक बनाना ताकि जो एंजाइम होता है, जो एंजाइम पेप्सिन जो एंजाइम होता है वह एक्टिव हो और प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे फूड में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं या जो पैथोजेंस होते हैं उनको किल करने का कार्य करते हैं। फूड में जो भी पैथोजेंस होते हैं, फॉरेन एजेंट्स जो होते हैं जो बीमारी फैलाने का कार्य करते हैं, उनको
ये HCl क्या करता है, मार डालता है, किल कर देता है। तो HCl का फंक्शन समझ में आ गया क्या क्या है। HCl क्या करता है, ये मीडियम को एसिडिक बनाता है ताकि जो पेप्सिनोजन एंजाइम जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है वह एक्टिव फॉर्म में आ सके, वह एक्टिव फॉर्म में आपका पेप्सिन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो फूड में जो फॉरेन एजेंट्स होते हैं जो बीमारी फैलाने का कार्य करते हैं उनको ये HCl क्या करता है, मार डालता है। ठीक है, अब बात करते हैं म्यूकस का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस। ये म्यूकस जो होता है ये स्टोमक की जो इनर लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है, क्योंकि HCl एसिड है, अम्ल है, और आप जानते हैं कि अम्ल कितना खतरनाक होता है। अम्ल से क्या होता है, बॉडी देखते हैं एसिड अटैक से फेस जल जाता है, बॉडी जल जाती है, कपड़े जल जाते हैं। तो फिर समझिए कि हमारे स्टोमक में HCl सीक्रेट हो रहा है, तो क्या हमारे स्टोमक को नुकसान नहीं होता है, होता है, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे क्या होती है, स्टोमक की इनर लाइनिंग होती है, उसका आपका नाम क्या है, म्यूकस होता है। क्या कहते हैं, म्यूकस की कवरिंग होती है। ये म्यूकस हमारे स्टोमक को HCl से प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, लेकिन कई बार एसिडिक चीज़ें ज़्यादा हो जाती है हमारी बॉडी में, तो एसिडिक हो जाता है, जिसके वजह से हमारे स्टोमक में अल्सर बन जाते हैं, घाव बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान देना आपको। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में क्या क्या था, गैस्ट्रिक ग्लैंड में गैस्ट्रिक जूस में HCl, म्यूकस। अब एंजाइम की बात करते हैं तो दो एंजाइम होते हैं, एक आपका हो गया पेप्सिन एंजाइम और दूसरा हो गया रेनिन एंजाइम। ठीक है, कौन कौन से एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम। तो पेप्सिनोजन जो एंजाइम होता है, पेप्सिनोजन, ये इनएक्टिव होता है और इसको एक्टिव में कौन बदलता है, इसको एक्टिव में कौन बदलता है, HCl। ठीक है, HCl क्या करता है, पेप्सिनोजन एंजाइम जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म होने की वजह से वर्क नहीं कर पाएगा, लेकिन HCl की वजह से ये पेप्सिनोजन पेप्सिन में बदल जाता है और पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोरेनिन। प्रोरेनिन जो होता है ये भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है और ये भी HCl की वजह से क्या होता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उस वह एक्टिव फॉर्म में आपका रेनिन। ये पेप्सिन और रेनिन दोनों क्या होता है, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है ये किसको डाइजेस्ट करता है। तो आपको मालूम है कि हमारे फूड में जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का कार्य कौन करता है, पेप्सिन एंजाइम करता है। पेप्सिन एंजाइम डाइजेस्टेड द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजेस। ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल को पेप्सिन एंजाइम किस में कन्वर्ट कर देता है, स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता है, जिसको आप पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस कहते हैं। क्लियर हुआ, पेप्सिन का फंक्शन समझ में आ गया। कई बार पूछा जाता है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में, पेप्सिन का फंक्शन क्या है, तो पेप्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस। अब हम बात करते हैं रेनिन एंजाइम का क्या फंक्शन है। ये भी एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, लेकिन यह रेनिन एंजाइम केवल इन्फेंट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, इन्फेंट में, बच्चों में पाया जाता है। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनमें जो बच्चे, उन बच्चों में ये रेनिन एंजाइम पाया जाता है। इस रेनिन एंजाइम का काम क्या होता है, बच्चे आपको मालूम है कि दूध पीते हैं, मिल्क पीते हैं, तो उस मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है, केसीन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन, ठीक है, रेनिन एंजाइम आपका पाया जाता है इन्फेंट यानी बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, बच्चे दूध पीते हैं, मिल्क पीते हैं, उस मिल्क में केसीन प्रोटीन होता है जो कि सॉल्युबल होता है। कि इस केसीन प्रोटीन को रेनिन एंजाइम डाइजेस्ट करके किसमें कन्वर्ट कर देता है, पैराकेसीन में बदल देता है। किसमें, पैराकेसीन, जो कि इनसॉल्युबल होता है और बॉडी को क्या करता है, बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर, रेनिन समझ में आ गया। तो रेनिन इन्फेंट में होता है, ठीक है, जो मिल्क में पाए जाने वाले केसीन प्रोटीन को इसमें कन्वर्ट कर देता है, पैराकेसीन में कन्वर्ट कर देता है। ये पैराकेसीन इनसॉल्युबल हो जाता है, जो बच्चे के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर, तो
क्लियर हो गया आपको स्टमक, ठीक है। तो आपको आज हमने क्या क्या बताया, फैरिंग्स पता है, ठीक है। माउथ से भोजन इंट्री करते हैं आप। बकल कैविटी में बकल कैविटी मिक्सिंग होती है, बकल कैविटी से फूड फैरिंग से होते हुए कहाँ, ओइसोफेगस में पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है, और उस मूवमेंट की वजह से फूड स्टमक में आ गया। स्टमक में क्या होता है, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। इस गैस्ट्रिक जूस के डिफरेंट पार्ट्स के द्वारा उस पर वर्क किया जाता है। HCl का फंक्शन समझ में आ गया। HCl क्या कर रहा है, एंजाइम्स के एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फूड में मौजूद बैक्टीरियन को, जर्म्स को मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा म्यूकस स्टमक के वाल को प्रोटेक्ट करता है। जो एंजाइम पेप्सिन होता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और रेनिन एंजाइम ये बच्चों में पाया जाता है, जो मिल्क में मौजूद केसिन प्रोटीन को क्या करता है, पैरा केसिन इनसॉल्युबल प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि अब यहाँ से स्टमक में तो फूड का डाइजेशन हो गया, ठीक है। अब स्टमक से फूड कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से क्या होगा आपका एनस के थ्रू आउटसाइड एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होते हैं वो बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।